हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं 1 सितंबर से 15 सितंबर 2025 का करंट अफेयर, मतलब महीने के आधा। ठीक है, यानी कि 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में जो भी करंट अफेयर बने हैं उन सबको हम देखेंगे। और एक करंट अफेयर जो हमारा रहेगा वो क्वेश्चन के रूप में रहेगा। जिस प्रकार आप सब बचपन में यानी कि क्लास 10 तक कैसे किसी प्रश्न का उत्तर देना होता है उस टाइप से देखेंगे हम। ठीक है, कि एक प्रश्न रहेगा फिर नीचे उसका उत्तर रहेगा। एमसीक्यू रूप में नहीं होगा, ना ही वन लाइनर होगा। आप चाहें तो इसको एमसीक्यू बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो वन लाइनर समझ सकते हैं इसे। क्योंकि एमसीक्यू बनाना कैसे होगा कि नीचे जो व्याख्या दिया रहेगा इसका, उसे व्याख्या में कथन और कारण के रूप में आप चुन लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देर न करते हुए आइए देखते हैं पूरे 15 दिनों का करंट अफेयर को। तो इसमें सबसे पहला हमारा रहेगा, वो कहा है, पहला प्रश्न कहता है कि भारत और सिंगापुर ने अपने द्विपक्षीय साझेदारी को किस स्तर तक उन्नत किया है। ठीक है, भारत और सिंगापुर ने अपने द्विपक्षीय साझेदारी को किस स्तर तक उन्नत किया है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, तो व्यापारिक यानी कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में ये उन्नत किया है। कैसे किया है, तो व्यापक साझेदारी के रूप में उन्नत किया है। ठीक है, तो ये क्या है, भारत और सिंगापुर 2025 के बीच राजनयिक संबंधों के 60 कितना वर्ष पूरा हुआ, तो 60 वर्ष पूरा हो गया। उसके उपलक्ष्य में दोनों देशों ने अपने संबंधों को व्यापक राजनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं देखना है। तो आपको क्या हो गया कि दोनों देशों के बीच का राजनीतिक संबंध का कितने वर्ष पूरा हो गया, तो 60 वर्ष पूरा हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार, यह क्या है, यह एक पुरस्कार है। ठीक है, और यह पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है। कौन सा, प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है बाल साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बाल साहित्य के क्षेत्र में यह दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्यों दिया जाता है, यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो यह योगदान के लिए था। किसके लिए, यानी कि प्रोफेसर वीके गोयका पुरस्कार बाल साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान देते हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, इस वर्ष यह पुरस्कार किसको मिला है, इस वर्ष यह पुरस्कार जो है अनंत वी पाटिल को दिया गया है। किसको दिया गया है, तो अनंत वी पाटिल को। तो हम पहले ही बोले हमारा क्वेश्चन कैसा रहेगा, करंट अफेयर कैसा रहेगा, तो प्रश्न और उत्तर के रूप में रहेगा। अब देखिए प्रश्न क्या बना आपका पहला, प्रोफेसर वीके गोकाक पुरस्कार का संबंध किससे है, तो बाल साहित्य से है। ठीक है, क्यों दिया जाता है, तो बाल साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के रूप में योगदान करने वालों को दिया जाता है। फिर बनेगा कि किसको दिया गया है यह पुरस्कार, तो ये आनंद वी पाटिल को दिया गया है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन आपको फ्री मिल रहे हैं। तो इसको आप जिस रूप में करंट अफेयर बना चाहें आप बना सकते हैं। चलिए अगला है जीएसटी, यानी कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण। ठीक है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण कब से सुनवाई शुरू कर देगा, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण कब से सुनवाई शुरू कर देगा, तो ये शुरू करेगा दिसंबर 2025 से। कब से, दिसंबर 2025 से। तो यहाँ देख रहे हैं कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण सितंबर 2025 से पूरी तरह चालू हो गया है, यानी सितंबर 2025 से पूरी तरह चालू हो जाएगा। लेकिन इसका सुनवाई जो होगा कब होगा, दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी आप वैसे बना सकते हैं कि देखिए सुनवाई कब से शुरू होगा इसका, दिसंबर से, लेकिन पूरी तरह चालू कब होगा, तो सितंबर से। कथन और कारण में से क्वेश्चन बना देगा। चलिए अगला हमारा है चांदी के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग पहचान आधारित हॉलमार्किंग को किस आधार पर शुरू किया गया है, यानी कि सोना और चांदी पर किस चीज़ का होता है, पहचान कैसे करते हैं, तो हॉलमार्क के द्वारा। जैसे कि एक साइज इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि सोना और चांदी को पहचानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किसका, हॉलमार्क का, आईएसआई का। ठीक है, इसी प्रकार का भी ऑप्शन थे, तो वहाँ आपका आंसर मिल जाता है। यहाँ से क्या मिलता, तो हॉलमार्किंग। तो चांदी के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अद्वितीय पहचान, हॉलमार्किंग आधारित जो है किस आधार पर शुरू किया गया है, यानी कि किस आधार पर शुरू किया गया, तो यह स्वैच्छिक आधार पर शुरू किया गया है। किस आधार पर किया गया है, स्वैच्छिक आधार पर किया गया है। और कब से, तो
1 सितंबर 2025 से स्वैच्छिक आधार पर इसको शुरू किया गया है। स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा के आधार पे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो अगला हमारा है, अगला प्रश्न कहता है मेथंडिनोन, यानी कि क्या है, एक एलटीएम। ये क्या है कि मेथंडिनोन एलटीएम क्या है? तो प्रश्न आपका यही बन गया, ये क्या है, जिसे NIPER यानी कि NIPER गुवाहाटी और NDTL ने मिलकर विकसित किया है। इसको दो लोगों ने मिलकर विकसित किया है। किसको? तो मेथंडिनोन एलटीएम को, ठीक है। इसको दो लोग मिलकर कौन? तो एक विकसित करने वाला कौन है? तो NIPER गुवाहाटी और दूसरा NDLT मिलकर इसको विकसित किया है, ठीक है। तो यह क्या है? एक डोप परीक्षण संदर्भ सामग्री है। तो ये डोप क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई एथलीट है, इसका उपयोग करता है लोग, ठीक है, यानी कि किसी के शुद्धता को जांच किया जाता है इसको, ठीक है। यह एक दुर्लभ और उच्च शुद्धता वाली संदर्भ सामग्री है। क्या है? मतलब किसी चीज की, किसी की शुद्धता को जांचने वाली एक सामग्री है जिसका उपयोग डोपिंग परीक्षण में किया जाता है। यह लंबे समय तक उपयोग के बाद भी डोपिंग का पता लगाता है। जैसे कि होता है कि कोई खिलाड़ी जो है, आप देखे होंगे, हाँ, कोई मेडिसिन या कोई ड्रग वगैरह लेकर के एथलीट जो है अपना खेल में जाता है, तो डोपिंग के आधार पर उसको छाट दिया जाता है कि आप मेडिकल में कोई इंजेक्शन लिए हैं, ड्रग्स लिए हैं, जिसकी वजह से एनर्जी जो है ज़्यादा बूस्ट होता है, ठीक है। तो वो उसी की तरह भी है। चलिए अगला है, बिहार के राजनीति में, बिहार के राजगीर में, कहाँ? राजगीर में किस देश के बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? किस देश के बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो भूटान के बौद्ध मंदिर का उत्तर क्या है हमारा? तो भूटान के बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? तो राजगीर में किया गया है। तो कहता है इसमें, बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत और भूटान के बीच मित्रता के संबंधों को मजबूत करना है, ठीक है। यानी कि भूटान जो है भारत के राजगीर, बिहार के राजगीर में एक मंदिर का विकास कर रहा है। चलिए अगला है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने, ठीक है, 2 बार विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। यानी कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व चैंपियन का खिताब जीता है? वो भी एक बार नहीं, 2 बार, ठीक है। तो एक कौन जीता है? वो है निकहत जरीन। कौन जीता है? तो निकहत जरीन ने जीता है, ठीक है। निकहत जरीन 2 बार, कौन? निकहत जरीन 2 बार विश्व चैंपियन है। वह विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 51 किलोग्राम वर्ग में यह प्रतिस्पर्धा कर रही है। किसमें की है? तो 51 किलोग्राम में। तो क्या है? एक मुक्केबाज है, ठीक है, जो विश्व चैंपियन 2 बार जीत चुकी है। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को हम और कौन सा दिन मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब? 5 सितंबर को। और यहाँ अगला हमारा प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, ठीक है, यानी 5 सितंबर को किनके पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? किनके पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ये मदर टेरेसा के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 सितंबर 2025 को मदर टेरेसा के पुण्यतिथि के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के रूप में घोषित किया है। यानी कि यह इस बार से ही घोषित किया गया है। यानी कि प्रत्येक 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के साथ साथ मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इस बार घोषित किया गया है। और उनके परोपकारी कार्यों के लिए इनको, हम मदर टेरेसा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए क्या मिला था? इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, उद्योग और आंतरिक व्यापार संदर्भ विभाग। कौन? उद्योग और आंतरिक व्यापार संदर्भ विभाग, यानी कि DPIIT ने भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए
किस बैंक के साथ समझौता किया है? ठीक है, यानी कि DPIIT ने भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह बैंक कौन हो जाएगा? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ICICI के साथ यह स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। किसके साथ? ICICI के साथ। ठीक है, चलिए। और इसके तहत, इस बैंक के स्टार्टअप के तहत इंडिया पोर्टल पर स्टार्टअप के लिए एक इंगेजमेंट प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कौन है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI ने जापानी बैंक को यस बैंक में 24.99% हिस्सेदारी और मतदान अधिकार खरीदने की मंजूरी दी है। यस बैंक में कितना परसेंट? 29.99% हिस्सेदारी और मतदान खरीदने की मंजूरी दिया है। कौन? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने। किस बैंक को? जापानी बैंक को। ठीक है, किसमें? यस बैंक में मंजूरी दी है। तो इसमें कहता है कि सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेट किस बैंक में दिया है? यानी कि जापान की कौन सा बैंक? यस बैंक तो हो गया भारत का, तो जापान की कौन सा बैंक है? तो वो है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, यानी कि थोड़ा सा जापानी है, लैंग्वेज टेढ़ा है इसका। ठीक है, यानी कि CCI ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को यस बैंक में 24.99% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी है। इसमें बस इतना रखना है कि जापानी बैंक जो है वो यस बैंक में हिस्सेदारी 20.99% हिस्सेदारी रखेगा। वह किसके द्वारा मान्यता प्राप्त की है? तो भारतीय स्पर्धा आयोग के द्वारा किया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज भूमध्य सागर में अपनी तैनाती के दौरान मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में रुका है? मिस्र के कहाँ रुका है? तो अलेक्जेंड्रिया में रुका है। तो यह कौन सा बंदरगाह, कौन सा जहाज है? तो है INS त्रिकंद है। कौन है? INS त्रिकंद जो जहाज है वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में रुका है। भारतीय नौसेना के स्टेल्थ युद्धपोत INS त्रिकंद ने मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में बंदरगाह पर ठहराव किया। यह युद्धपोत द्विपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार में भाग लेगा। एक द्विपक्षीय अभ्यास होगा जिसका नाम है ब्राइट स्टार। ठीक है, सॉरी, द्विपक्षीय बहुपक्षीय अभ्यास है। ब्राइट स्टार में भाग लेने के लिए कौन गया है भारत की ओर से? तो INS त्रिकंद। कहाँ? तो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में रुका हुआ है। चलिए आगे है, महत्वपूर्ण खनिज रिसाइकलिंग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है? ठीक है, तो कितने करोड़ की योजना का प्रोत्साहन दिया है? तो दिया है 1500, यानी कि 1500 करोड़ रुपए योजना के प्रोत्साहन की मंजूरी दिया है। कितना? तो 1500 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण खनिजों के रिसाइकलिंग के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन की मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश में खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। अगला है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी भारत के किस शहर को सौंपी गई है? 2026 में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियन होगा, इसका मेजबानी किसको सौंपा गया है? तो इसका मेजबानी जो है नई दिल्ली को सौंपा गया है। किसे? तो नई दिल्ली को सौंपा गया है। अब होगा कब? तो अगस्त 2026 में होगा इसका आयोजन। और जबकि ये 17 साल बाद, यानी कि 17 साल पहले भारत में हुआ था और 17 साल बाद फिर से भारत ने वापसी किया है। नेक्स्ट है, देखिए, जो भी न्यूज महिला से संबंधित रहेगा उस पर थोड़ा सा विशेष फोकस करना है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार भी एक्टिव है। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी महिलाओं की सुरक्षा एवं राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत के किस शहर को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा मिला है? महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा किस शहर को मिला है? तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा को जो है
सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा मिला है। किसे मिला है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा को। किसके द्वारा? महिला आयोग के द्वारा सबसे सुरक्षित शहर। ठीक है, कहा है कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा को नारी यानी कि NARI नारी 2025 की रिपोर्ट में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर का दर्जा मिला है। यह शहर मजबूत लैंगिक समानता और सामुदायिक पुलिसिंग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो लैंगिक समानता और सामुदायिक पुलिसिंग के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग क्षमता यानी कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग क्षमता को विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ अलग से समझौते पर हस्ताक्षर किया है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर डिजाइन क्षमता को विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ अलग से समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया है उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के साथ अलग से समझौता किया है। किसके साथ? तो CDAC के साथ, यानी कि उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र के साथ किया है। कौन? तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने CDAC के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन और IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक अलग से क्या किया है? समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अब नेक्स्ट है लाओस को हाल ही में CSO में कौन सा दर्जा दिया गया है? लाओस को हाल ही में CSO में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा मिला है भागीदारी राज्य का दर्जा मिला है। क्या मिला है? भागीदारी राज्य का दर्जा मिला है। लाओस क्या है? एक देश है, जबकि इसको क्या मिला है? भागीदारी राज्य का दर्जा मिला है। संस्थागत सुधार के बाद लाओस को भागीदारी यानी कि पार्टनर का दर्जा दिया गया है, जिसमें CSO समुदाय के कुल 25 देश शामिल हो गए। अब CSO में कितना देश है टोटल? तो 25 देश है, जिसमें 10 पूर्ण सदस्य है और 15 भागीदारी राज्य है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भारत CSO का कैसा सदस्य है, पूर्ण सदस्य है या भागीदारी है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि CSO जो है, CSO में भारत जो है कैसा है, संपूर्ण यानी पूर्ण सदस्य है या भागीदारी है इसका। ठीक है, और CSO में कितने कंट्री हैं? तो टोटल 15 होगा सदस्य इसका। चलिए आगे है, नेक्स्ट कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक है के द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में शुरू की गई बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार में क्या शुरू किया गया है? तो बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड जो पहल शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य क्या है? यहाँ पूछा गया है आपसे कि इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता देना। यानी नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया बिहार में बिहार राज्य महिला निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड जो पहल है उसका उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता देना। ठीक है, चलिए यह पहल जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए डिजिटल रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे उनकी उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा। अब बिहार सरकार क्या किया है? अभी महिलाओं को उद्यम बनाने के लिए महिला उद्यमी, अभी नाम तो नहीं रखा है लेकिन क्या रखा है? महिला उद्यमी योजना ही करके रखेगा इस चीज का। ठीक है, स्टार्टिंग में 10,000 मिल रहा है और फिर आगे चल के 2 लाख तक का इसमें सुविधा प्रदान कर रही है। चलिए आगे है प्रश्न हमारा कि अगस्त 2025 में, कब? अगस्त 2025 में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST संग्रह में साल दर साल कितनी वृद्धि हुई है? साल दर साल कितनी वृद्धि हुई यानी कि GST में का जो कर संग्रह है उसमें कितना वृद्धि हुआ है हमको ये बताना है। तो GST के कर संग्रह में 6.5% की वृद्धि हुई है। कितना हुई है? 6.5% की, देखें तो 6.5% की वृद्धि हुई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2025 में GST संग्रह में 1.86 लाख करोड़ रहा है। ठीक, कितना रहा है? 1.86 लाख करोड़ रहा है जो वृद्धि हुआ है। ठीक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? तो 6.5% हुआ है। यानी टोटल वृद्धि कितना हुआ है? तो 1.86 लाख करोड़ वृद्धि हुआ है, जो परसेंटेज अकॉर्डिंग देखें हम तो कितना है? तो 6.5% है।
चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कहता है डाक विभाग यानी कि डॉप यानी कि DOP डॉप, डाक विभाग ने डिजिटल पिन कोड पोर्टल के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? ठीक है, क्या किया है? तो डिजिटल पिन कोड के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस समझौता जो किया है एक है ESIR के साथ समझौता किया है। ठीक है, ESIR इंडिया टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। कौन? तो डाक विभाग जो है डिजिटल पिन कोड पोर्टल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ESRI टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है। ठीक है, डाक विभाग ने अपने डिजिटल पिन कोड यानी कि DigiPin पोर्टल को मजबूत करने के लिए ESRI इंडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है इसमें कि NCERT यानी कि NCERT ने अपने 65वें स्थापना दिवस, कौन? तो NCERT ने अपने 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन सा उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो NCERT ने लॉन्च किया है किसे? तो किया है दीक्षा 2.0। कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दीक्षा 2.0। तो इसमें क्या है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT के 65वें स्थापना दिवस के पर ज्ञान साझा करने के लिए उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि दीक्षा 2.0 का शुभारंभ किया है। किसका किया है? दीक्षा 2.0 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास यानी कि युद्ध अभ्यास 2025 तो युद्ध अभ्यास जो है अमेरिका और भारत के बीच में जो युद्ध अभ्यास हो रहा है, ठीक है, 21वां संस्करण है। तो यह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ये 21वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास है उसका 21वां संस्करण का आयोजन किया गया। तो कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है फोर्ट वैगनर। तो फोर्ट वैगनर कहाँ है? तो अलास्का में। कहाँ है? तो अलास्का में। ठीक है, अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत 2025 का 21वां संस्करण अलास्का के संयुक्त राज्य अमेरिका के फोर्ट वैगनर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना का एक दल भाग ले रहा है। ठीक है, अगला बात करें हम, एक मिनट थोड़ा सा, तो आगे है विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी घाट में क्रोकोथेमिस यानी कि क्रोकोथेमिस एरिथ्रा, क्या है? एरिथ्रिया, क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया का अस्तित्व क्या दर्शाता है? यानी कहा तो ये पश्चिमी घाट में। तो यह जो दर्शाता है यह एक अवशेष प्रजाति है। क्या है? क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया क्या है? एक प्रजाति है। ठीक है, विशेषज्ञों का मानना है कि यह ड्रैगन फ्लाई हिमयुग के दौरान यहाँ आई थी और पर्वतीय परिस्थिति तंत्रों में यह एक क्या है? तो यह एक विशेष या अवशेष प्रजाति के रूप में बची हुई है। ठीक है, क्या है? तो ड्रैगन ड्रैगन जो उड़ने वाले ड्रैगन थे उस समय में ये आया हुआ था। ठीक है, क्या है? तो क्रोकोथेमिस एरिथ्रिया यह एक प्रजाति है। तो यह पाया कहा जाता है तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, ना कि पूर्वी घाट में। प्रश्न आपसे पूछेगा, पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है। अगला ICC महिला T20, क्या है? ICC महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ICC महिला T20 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा इंग्लैंड में आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड में किया जाएगा। ठीक है, जबकि 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2025 में भारत और श्रीलंका दोनों को मिला करके हुआ था। ठीक है, कुछ मैच भारत में खेला गया और कुछ मैच श्रीलंका में खेला गया था। चलिए आगे बात करते हैं हम, ग्रेजुएट गर्ल्स की संस्थापक कौन है? इसका ग्रेजुएट गर्ल्स की संस्थापक कौन है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सफीना हुसैन जो है ग्रेजुएट गर्ल्स के संस्थापक है। ठीक है, तो सफीना हुसैन ने 2017 में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्रेजुएट गर्ल्स की स्थापना की। सफीना हुसैन ने क्यों स्थापना किया था? तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, कब? तो 2007 में किया। तो ग्रेजुएट गर्ल्स संगठन को भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में
बदलाव लाने के प्रयासों के लिए 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब शिक्षा के क्षेत्र में अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया तो किसे दिया गया है, तो ग्रेजुएट गर्ल्स को दिया गया है। तो ग्रेजुएट गर्ल्स एक संस्था है जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारत के दूर दराज क्षेत्रों में जो लड़कियां रहती है उनके शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ताकि वो पढ़ लिख सके। अगला प्रश्न हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, यानी कि IMF भारत का कार्यकारी निदेशक यानी कि ED किसे नियुक्त किया गया है। IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये उर्जित पटेल को किया गया है। किसे किया गया है, उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल कौन थे, ये आप देखें तो पूछा था, ये जब 63वें BPSC हुआ था उस समय पूछा था कि उर्जित पटेल कौन है, तो ये RBI के गवर्नर। ठीक है, तो उर्जित पटेल कौन थे, तो RBI के गवर्नर थे। ठीक है, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, देखिए यहाँ पे आ ही है, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 3 साल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। कितने साल के लिए, तो 3 सालों के लिए किया है। अगला है नियंत्रक महालेखाकार। ठीक है, नियंत्रण महालेखाकार यानी कि CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो CGA के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है, तो एक किया गया है TCA कल्याणी। किसे गया, TCA कल्याणी को नियुक्त किया गया है। तो TCA कल्याणी जो 1991 बैच की एक क्या है, ICS अधिकारी है। ठीक है, क्या है, ICS अधिकारी है, जिन्होंने व्यय विभाग वित्त मंत्रालय में 29वें नियंत्रण महालेखाकार का पदभार संभाला है। ठीक है, तो व्यय विभाग में देखें तो 29वें यानी कि इससे पहले 28 जो है नियंत्रण महालेखाकार जो है नियुक्त किया गया था, लिखिए 29वें नंबर की है, क्या है, तो CGA है। अगला है भारत के किस पड़ोसी देश में पाली अध्ययन के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, क्या पाली अध्ययन के भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है, हम देखें तो इसका आयोजन किया गया है श्रीलंका में। क्या, तो पाली भाषा जो है उसके भविष्य में वहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, अध्ययन करने के लिए। तो भारत के सहायक उच्चायोग कैंडी ने श्रीलंका के पिरादेनिया विश्वविद्यालय के सहयोग से पाली अध्ययन पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पाली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ, तो श्रीलंका में। ठीक है, चलिए अगला है भारत में बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस मार्ग से अनुमति है, क्या है, अनुमति है। किस मार्ग से अनुमति है, यहाँ पे अनुमति लिखा गया है, यहाँ पे अनुमति लिखाएगा। ठीक है, यानी भारत में बीमा क्षेत्र में 100% FDI जो है किस मार्ग से अनुमति है, यह स्वचालित मार्ग से अनुमति है। किस मार्ग से, तो स्वचालित मार्ग से। तो क्या है, वित्त मंत्रालय की आधारभूत यानी कि वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति स्वचालित मार्ग से दी गई है। हालांकि इसके लिए IRDI द्वारा सत्यापन सहायक आवश्यक होगा। ठीक है, किसके द्वारा सत्यापन होगा, तो IRDA के द्वारा सत्यापन किया जाएगा इसका। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 कहाँ हो रही है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो एक किया जा रहा है अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ किया जा रहा है, तो अहमदाबाद गुजरात में। इस वर्ष राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। इस वर्ष कहाँ किया जा रहा है, तो अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, जिसमें भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत का प्रदर्शन क्या रहा है, शानदार रहा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हर साल 1 से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह हर साल 1 से 7 सितंबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका थीम क्या है आखिर, इस बार जो मनाया गया तो इसका थीम जो है बेहतरीन जीवन के लिए सही सिखाएं।
थीम क्या है? बेहतरीन जीवन के लिए सही खाएं, ठीक है, इसका थीम है। वहीं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वह स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है, यानी कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? तो बेहतरीन जीवन के लिए सही खाएं। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो अगला है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 79 किलोग्राम श्रेणी वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? राष्ट्रमंडल खेल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 79 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ठीक है, तो ये जो है अजय बाबू वल्लूरी। कौन है? अजय बाबू वल्लूरी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो पुरुषों की 79 किलोग्राम भारोत्तोलन में श्रेणी में भारतीय खिलाड़ी अजय बाबू वल्लूरी ने कितना वजन उठाया है? तो 335 किलोग्राम उठा करके स्वर्ण पदक जीत लिया है। कितना जीता है? कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। कितना वजन उठा करके? तो 335 किलोग्राम, ठीक है। कौन? तो अजय बाबू वल्लूरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ध्रुव स्पेस। क्या है? ध्रुव स्पेस ने अपने पहले वाणिज्यिक उपग्रह कौन? तो लीप 01। कौन? लीप 01 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? लीप 01 को ध्रुव स्पेस ने किस रॉकेट से लॉन्च किया है? ठीक है, तो उपग्रह का नाम क्या है? लीप 01 को किस रॉकेट, आपसे यहाँ पूछा किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो किया गया फाल्कन 9 किससे लॉन्च किया गया है? इसे ध्रुव स्पेस को। हैदराबाद स्थित ध्रुव स्पेस ने अपने पहले वाणिज्यिक मिशन यानी कि लीप 01 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किससे लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स का फाल्कन 9 से लॉन्च किया है, ठीक है। तो ध्रुव स्पेस कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। उपग्रह का नाम क्या है? तो लीप 01। अगला प्रश्न है भारत और जापान के बीच लूपेक्स मिशन है। भारत और जापान के बीच लूपेक्स मिशन कौन सी भारतीय एजेंसी शामिल है? लूपेक्स मिशन में भारत की कौन सी एजेंसी शामिल है? आपसे कहता है भारत और जापान के बीच में जो मिशन है उस मिशन का नाम है लूपेक्स, में कौन सी भारतीय एजेंसी शामिल है? तो लूपेक्स में जो है इसरो शामिल है। कौन शामिल है? लूपेक्स में इसरो शामिल है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के साथ लूपेक्स मिशन सहयोग करेगी, यानी कि दोनों लूपेक्स जो किसका मिशन है? भारत और जापान दोनों का मिशन है, ठीक है। तो इंडिया का इसरो और जापान का जाक्सा दोनों इसमें शामिल है। चलिए आगे हम बात करें तो है वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? भारत की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? तो भारत की पहली तिमाही में जीडीपी जो वृद्धि दर था 7.8% था। कितना था? 7.8% था। तो भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% जीडीपी की वृद्धि दर्ज की, जो अर्थव्यवस्था में स्थिरता और नवाचार को दर्शाती है। क्या दर्शाता है? तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता और नवाचार को दर्शाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी कि सी, यानी कि इसको बोल सकते हैं SEEI यानी कि सी, ठीक है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 का विकास किस संगठन ने किया है? इसका विकास किसने किया है? तो एक यह है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और EE यानी कि AEEE ने किया है, यानी कि BAEEE ने किया है, यानी कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और AEEE ने इस संगठन का विकास किया है। किसका? तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक को विकसित किया है। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया है, यानी कि AEEE का फुल फॉर्म क्या हो गया? अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी, ठीक है, इसका पूरा नाम हो गया। चलिए आगे बात करें हम, इसमें है अगस्त यानी कि 22 अगस्त 2025 को, कब? 22 अगस्त 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का
विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितने डॉलर कम हुआ? विदेशी मुद्रा भंडार भारत का लगभग कितना % यानी कि कम हुआ गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? अगस्त 2025 के समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 4.386 बिलियन डॉलर जो है कम हुआ। कितना हुआ? तो 4.386 बिलियन डॉलर कम हुआ। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 22 अगस्त 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में 4.386 बिलियन की गिरावट आई या 690.72 बिलियन हो गया है। कितना हो गया अब? तो 690.72 बिलियन हो गया है। जो पहले कितना था, तो इसको 690 में हम कितना ऐड कर लेंगे? तो 4.386 को ऐड कर लेंगे तो हमारा सही आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा है जुलाई 2025 में। कब की बात करता है? तो जुलाई 2025 में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पाद में सुधार किस बात का संकेत है? पूंजीगत वस्तुओं के उत्पाद में यानी पूंजीगत वस्तुओं के उत्पाद में सुधार किस बात का संकेत है? तो सुधार जो है निवेश गतिविधि सुधार हुआ है, यानी कि निवेश गतिविधि में क्या हुआ? सुधार हुआ है। तो सुधार किस क्षेत्र में हुआ था? ये बात करता है आपसे था, तो निवेश गतिविधि में सुधार हुआ है। तो है पूंजीगत वस्तुओं के उत्पाद में सुधार निवेश गतिविधि में तेजी का संकेत है, देता है, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। क्या है? अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। ठीक है, आगे हम देखें तो अप्रैल और जुलाई वित्तीय वर्ष 2025-26, अप्रैल से जुलाई वित्त वर्ष 2025-26 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि यानी कि IIP की औसत वृद्धि दर कितनी है? ठीक है, तो कितना है इसका? तो वृद्धि दर तो 2.3 है। कितना है? 2.3 है। क्या? तो अप्रैल से जुलाई वित्त वर्ष 2025-26 के लिए औद्योगिक उत्पादन वृद्धि की औसत वृद्धि दर कितना है? तो है 2.3% है। ठीक है, चलिए, जो पिछले वर्ष की तुलना में क्या है? पिछले वर्ष की तुलना में एक कम है। अगला है जुलाई 2025 में किस क्षेत्र ने 11.9% की वृद्धि दर्ज की, जो 21 महीने में सबसे अधिक है? जुलाई 2025 में किस क्षेत्र ने 11.9% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले 21 महीने में सबसे अधिक है? तो निर्माण वस्तुओं, तो सही उत्तर इसका है निर्माण वस्तुएं जो ऐसा है में हमने पिछले 21 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, जो कितना है? 11.9% का वृद्धि हुआ है। यानी कि यह कहता है उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार निर्माण वस्तुओं ने जुलाई 2025 में 11.9% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले 21 महीनों में सबसे अधिक है। इस प्रकार का जो प्रश्न जो है ना, आपको देखने को जल्दी मिलता नहीं होगा, लेकिन आप देखें तो ऐसा ही प्रश्न आ रहा है आजकल के दौर में। आज के ट्रेंड में ऐसा ही प्रश्न है, तो इन सबको देखते हुए चलना है आपको, क्योंकि बीपीएससी में आप देख चुके होंगे किस टाइप से प्रश्न पूछ रहा है। जो आप अपेक्षा कर रहे हैं ना, उस आपके अपेक्षा से कहीं आगे बढ़ चुका है बीपीएससी। अगला है हमारा विश्व झील दिवस। विश्व झील दिवस मनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है? विश्व झील दिवस को मनाने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है? तो ये सहायता प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो UNEP के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। यानी कि विश्व झील दिवस का पालन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा सुगम बनाया जाता है, ताकि झीलों के संरक्षण के लिए वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित किया जा सके। झीलों को संरक्षण करने के लिए हम लोग यह दिवस मनाते हैं। कौन सा? विश्व झील दिवस, जिसका संचालन जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम करता है। अगला है 2025 में प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2025 में आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो 2025 में आयुर्वेद दिवस जो है 23 सितंबर को, ये कहा है कि किस तिथि को मनाया जाएगा, यानी कि 30 मतलब अब जो शुरू हो रहा है मनाना। ठीक है, तो 2025 में आयुर्वेद दिवस जो है 23 सितंबर से मनाया जाएगा। ठीक है, कब से? तो 23 सितंबर से मनाया जाएगा। मार्च 2025 में जारी राजपत्र सूचना के अनुसार आयुर्वेद दिवस को अब हर साल 23 सितंबर को मनाया जाएगा।
जो धन्वंतरी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? आयुर्वेद जनक कौन है? धन्वंतरी से जुड़ा है। ठीक है, आयुर्वेद विज्ञान में कौन जनक है? तो धन्वंतरी से जुड़ा है। ठीक है, तो 2025 के लिए आयुर्वेद दिवस का थीम क्या होगा? आखिर 2025 के लिए आयुर्वेद दिवस का थीम क्या होगा? तो आयुर्वेद फॉर पीपुल एंड प्लेनेट, आयुर्वेद फॉर पीपल्स एंड प्लेनेट इसका थीम है। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय क्या था? यहाँ का है आपसे राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय क्या था? क्या पूछता है? राष्ट्रीय खेल दिवस का आपसे विषय पूछता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय है 1 घंटा खेल के मैदान में। क्या है? 1 घंटा खेल के मैदान में। एक समय था कि कहा जाता था खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब सेम बात अब ये नहीं रह पाया, क्योंकि अब सरकार भी कहती है कि खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। कभी एक कहावत कहा गया था पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। खेल में भी अब आगे निकलना होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं कब? तो ये 29 अगस्त मनाते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन मनाते हैं। ठीक है, और इसका थीम क्या हो गया? इसका थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में। ठीक है, तो इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस का विषय है 1 घंटा खेल के मैदान में। ठीक है, जो प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे क्या होगा? हमारा शरीर फिट रहेगा। अगर फिट रहेगा तो हम क्या रहेंगे? रोग से मुक्त रहेंगे। अगला है INS कदमत। कौन है? INS कदमत। कौन? INS कदमत किस देश की यात्रा पर है? INS कदमत जो है किस देश की यात्रा पर है? तो INS कदमत जो है पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर है। किसकी यात्रा पर है? पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर है। ठीक है, तो इसमें है भारतीय नौसेना का युद्धपोत। कौन? भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कदमत पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कहाँ है? पोर्ट मोरोस्बी। कहाँ है? पोर्ट मोरोस्बी की सद्भावना यात्रा पर है। कहाँ की? पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरोस्बी के सद्भावना यात्रा पर है। ठीक है, कौन? तो INS कदमत। चलिए नेक्स्ट है, आगे कहता है क्या बोलता है? प्रीत स्मिता भाई। ठीक है, प्रीत स्मिता भोई जो है, एक मिनट हाँ, प्रीत स्मिता भोई ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा रिकॉर्ड स्थापित किया है? कौन? तो है प्रीत स्मिता भोई ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा रिकॉर्ड स्थापित किया है? राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कौन सा रिकॉर्ड स्थापित किया है? कौन? प्रीत स्मिता भोई ने। ठीक है, तो यह किया है युवा राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड को स्थापित किया है। कौन सा? युवा राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड स्थापित किया है। यानी कि प्रीत स्मिता भोई ने महिला 44 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। महिला वर्ग में 44 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, और क्लीन एंड जर्क तथा कुल भार में नए युवा राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। यानी कुल भार में नए युवा राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड स्थापित किया है। कौन? तो प्रीत स्मिता भोई भारोत्तोलन में जो है 44 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जीती है। ठीक है, महिला है। अगला है ICAR। क्या है अगला हमारा? ICAR और CMFRI। ICAR और CMFRI किस मंत्रालय के साथ PM विकास योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस पर? तो PM विकास योजना के तहत जो है समझौता किया है। कौन? ICAR और CMFRI किस मंत्रालय के तहत? तो PM विकास योजना के तहत। तो ये मंत्रालय पूछा आपसे, ये क्या है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के साथ यह समझौता हस्ताक्षर किया है। इसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने ICAR और CMFRI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ताकि अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास को बढ़ावा मिल सके। आखिर ये क्यों किया है? PM विकास योजना के साथ समझौता, ताकि कौशल प्रशिक्षण उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, अगला है, आगे हमारा है हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? मेजबानी करने वाला हॉकी का, पहले ही हम लोग देख चुके हैं हॉकी का आयोजन
राजगीर वाला, ठीक है, का मेजबानी करने वाला पहला राज्य कौन है? तो हॉकी एशिया का 2025, हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 का मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? इसका राज्य कौन करेगा? बिहार करेगा, ठीक है। तो बिहार में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में किया जाएगा। कहाँ? तो राजगीर में। तो बिहार में आयोजन होने वाला हॉकी पुरुष एशिया कप 2025 इस वर्ष कहाँ? बिहार राज्य में आयोजित किया जाएगा। और यह बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट होगा ये, ठीक ना। आयोजित होना पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट कहाँ किया जाएगा आयोजन? ये किया जाएगा बिहार के राजगीर में, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स ये था हमारा, अभी आप देख रहे थे हमारा पूरे 1 सितंबर से 15 सितंबर तक का करंट अफेयर, ठीक है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। आपका लाइक और उसका सब्सक्राइब जो है हमारा मोटिवेशन होता है, ठीक है, जिससे हम उत्सुक होते हैं कि और आपके लिए वीडियो लेकर आए। ऐसे मैंने अब तक कहा नहीं आप सबसे, ठीक है, लेकिन आप देखे होंगे कि जो मैंने करंट अफेयर करवाया था, ठीक है, 1 घंटा कुछ मिनट, सॉरी 2 घंटा कुछ मिनट का जो लास्ट टाइम मैंने करवाया था, वहाँ से भी आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाला क्वेश्चन जो था आपको वहाँ मिल ही गया था, आप वहाँ देखेंगे। फिर आप शांति पुरस्कार वाला क्वेश्चन देखेंगे, वो भी आपको मिल ही गया था वहाँ से, ठीक है। तो 71 BPSC में ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं अपने करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन भी बता दूंगा, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ऊपर से आप बात करें तो मैंने कहा था चैलेंज के साथ कि धार्मिक सुधार आंदोलन से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सतत समाज क्वेश्चन मिला ही था जो मैंने कराया था आपसे, ठीक है। और आर्य समाज वाला दयानंद सरस्वती वाला आया ही था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं कराता हूँ, मेरे पास सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूअर्स कम है, बट कंटेंट परफेक्ट है। हाँ, थोड़ा स्लो मैं पढ़ता हूँ, मेरा कंटेंट जो है मैं थोड़ा स्लो करता हूँ चीज़ों को, ताकि आप ही को समझ में आ सके, ठीक है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।